स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग भारतीय इतिहास को चैप्टर वाइज कंप्लीट करते जा रहे हैं। साथ में थ्योरी क्लास के बाद एमसीक्यू भी लगाते जा रहे हैं। तो हम लोग जो क्या बोलते हैं महाजनपद काल में देखे थे कि हम लोग को टोटल कितने महाजनपद होते हैं। उसमें 16 महाजनपद होते हैं, जिसमें से आपको कुछ कुछ महाजनपद के नाम याद रखने थे। ठीक, उसके बाद उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो 16 महाजनपद है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद है आपका मगध है ना। तो मगध के बारे में भी हम लोग देखे थे, है ना। और हम लोग 7 डायनेस्टी पढ़ने वाले थे, जिसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले थे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश आपका है ना, और आपका क्या बोलते हैं नंद वंश, मौर्य वंश, ठीक, कर्ण वंश, और आपका क्या है एक लास्ट में आंध्र सातवाहन वंश। ठीक, तो 7 डायनेस्टी हम लोग देखने वाले थे। ठीक, तो उसमें आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है आपका मौर्य, है ना, मौर्य वंश, उसको हम लोग देखेंगे। तो नंद वंश है, तो नंद वंश में भी वो आपका 3-4 पॉइंट्स में कंप्लीट हो जाता है। कैसे? नंद वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था, है ना, कौन थे? महापद्मनंद, है ना। उनको क्षत्रिय हंता हंता भी बोला जाता था। ठीक, वो क्षत्रियों का नाश किए थे, है ना। और ब्राह्मण थे वो खुद, और ब्राह्मण वंश का क्या किए थे, मतलब साम्राज्य स्थापित किए थे। उनका बेटा कौन था? नंद, जिसको घनानंद भी बोला जाता था, क्योंकि वो धन का लोभी था, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी चर्चा कर चुके थे। ठीक, महापद्मनंद हो गया, और उनके बेटे नंद और घनानंद, है ना। जब उन्हीं का ही क्या बोलते हैं, हम लोग ये कहानी भी देख चुके थे पूरा, कि कैसे क्या बोलते हैं आचार्य जी हैं, है ना, चाणक्य जी, उनके पास जाते हैं बताने के लिए कि सिकंदर है वो भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो जितनी 16 जनपद हैं, आप केंद्रीय केंद्रीय बिंदु, अगर आप सारे जनपदों को जोड़ोगे तो अखंड भारत का निर्माण होगा, और सभी हम जो बाहर से कोई आक्रमण करने के लिए आ रहा है उसको हम लोग क्या कर पाएंगे? विरोध कर पाएंगे, रोक पाएंगे। पर नंद जो है वो क्या बोल मतलब कि नंद जो है वो क्या है, किसी की सलाह नहीं लेना चाहता था, है ना। और बोलता है कि मुझे कोई हरा नहीं पाएगा ऐसा करके। तो वो क्या करता है, अपमान करके कौटिल्य जी को, है ना, कौटिल्य जी हो चाहे चाणक्य जी हो चाहे विष्णु गुप्त, उन्हीं का ही नाम है, उनको क्या करता है वो भगा देते हैं, है ना, धक्का मार के। तो वहीं पे ही कौटिल्य जी, चाणक्य जी ये मतलब कि ये बोलते हैं उनको कि मैं अपनी शिखा, उनकी शिखा होती है वो खुल जाती, तो वो शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुम्हारे रक्त से अपनी शिखा ना धो लूं, और तुम्हारा राज्य समाप्त ना कर दूं, मतलब तुम्हारा राजतंत्र समाप्त ना कर दूं करके। तब से वो खत्म, मतलब कि वो कसम खा के निकलते हैं। और फिर उसके बाद वो चंद्रगुप्त को तैयार करते हैं, है ना, चंद्रगुप्त को तैयार करते हैं वो। और इस तरीके से फिर मौर्य वंश शासक शुरू होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही क्या बोलते हैं घनानंद की मृत्यु होती है, और फिर उसकी रक्त से अपनी शिखा धोते हैं चाणक्य जी, और चाणक्य जी ही प्रधानमंत्री बनते हैं किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इस तरीके से मौर्य वंश आता है ना। तो इसको हम लोग मौर्य वंश का जब थ्योरी पढ़े थे तो उसमें हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग मौर्य वंश का क्या पढ़ेंगे? एमसीक्यू लगाते जाएंगे। ठीक, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता से मैंने जो भी पढ़ाया हुआ है लाइन से देखते जाइए। देखिए, डाउट्स आएंगे, ठीक, डाउट्स आएंगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और पूछिए कि मैम ये डाउट आ रहा है ना। मिल के सॉल्व करेंगे, ठीक, पूरा क्लियर करेंगे हिस्ट्री हम लोग। ये आपके आबकारी पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पटवारी अमीन पटवारी का आएगा उसके लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, और हिस्ट्री में हम लोगों को जितना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए पढ़ना है, मतलब छत्तीसगढ़ एग्जाम के लिए पढ़ना है, उतना सफिशियंट है। ठीक, और अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं हम लोग वैसे भी लूसेंट और घटना चक्र देख ही रहे हैं ना, और सेंट्रल बेस्ड जो एग्जाम से क्वेश्चन पूछे उसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर और एक्स्ट्रा एडिशनल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मौर्य काल में क्या है आपका, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था आपका? विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। ठीक, और इसी को ही क्या बोलते थे? कौटिल्य भी बोलते थे। ठीक, तो बी ऑप्शन मारिएगा। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किसकी तुलना की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। ठीक, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, इसको भी थ्योरी क्लास में हम लोग देख चुके थे। ठीक, उसके बाद देखिए थर्ड, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या की थी? तो कौन किया था अपने बड़े भाई सुशीम की हत्या? अशोक। और अशोक ही ऐसा शासक है जिसने अपने 99 भाइयों की क्या किया था? हत्या किया था। ठीक, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ठीक, तो सम्राट अशोक की कारुवाकी करके पत्नी जो थी उसने प्रभावित किया था अशोक जी को। ठीक, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? किस प्राकृत का प्रयोग किया है? तो किसका प्रयोग किए थे वो? अर्ध मागधी का प्रयोग किए थे। ठीक, पांचवे का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था?
देखिए बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन? बिंदुसार, है ना। बिंदुसार के बारे में भी हम लोग देख लिए थे कि कैसे चाणक्य जी के द्वारा मतलब जहर दिया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य को उसको सशक्त बनाने के लिए, ताकि और कोई जहर दे तो क्या उसके शरीर को प्रभावित मत करे, उसको झेल ले। पर उसी समय ही चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो गर्भवती रहती है वो क्या करती है, चंद्रगुप्त के साथ ही भोजन करके उनका भोजन थोड़ा सा खा लेती है, जिससे क्या है उनके शरीर में जहर फैलने लगता है और गर्भाशय में बच्चा होता है। ये बात जब उनको चाणक्य जी को पता चलती है तो वो तुरंत बोलते हैं कि बच्चे को अभी ही बाहर निकाला जाए, नहीं तो बच्चे को भी विष पहुंच जाएगा। फिर भी जो बच्चा होता है उसके माथे में थोड़ा सा जहर चला जाता है, तो उसी नाम से उसका नाम क्या पड़ जाता है, बिंदुसार। ठीक, मतलब कि ये मुखाग्रक कहानियां हैं। ठीक, इसको सिर्फ याद करने के पर्पज से याद कीजिएगा। ठीक, तो बिंदुसार, फिर बिंदुसार का बेटा कौन हो जाता है, फिर अशोक, सुशीम, ये सब 99 भाई, ये सब चीज। ठीक, इन सब चीजों को याद रखिएगा। तो कहाँ भेजते हैं, तक्षशिला भेजते हैं। ठीक, कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजते हैं, तक्षशिला। तक्षशिला वही है जहाँ पे आचार्य चाणक्य जी क्या करते थे, शिक्षा देते थे और बहुत ख्याति प्राप्त थे, बहुत विश्व प्रसिद्ध थे। ठीक, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो कौन था वो, मौर्य सम्राट अशोक था। ठीक, मौर्य सम्राट अशोक था। ठीक, देवन प्रिय प्रियदर्शी करके इनका नाम था। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें कौन है आपका, मौर्य वंश है। ठीक, मौर्य। गुप्त कुषाण को हम लोग बाद में इंडो ग्रीक वाला जब पढ़ेंगे तो उस साइड पढ़ेंगे। और कर्ण के बाद आपका आंध्र सातवाहन वंश, ये तो खुद ही लास्ट है ना। मतलब काणा आएगा फिर अंधा आएगा, ऐसा करके हम लोग देखे थे इसको। फिर देखिए कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के। और इनका ही, चाणक्य जी का ही बहुत बड़ा हाथ है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में, है ना। क्योंकि चंद्रगुप्त को ही वो मेन अपना हथियार बनाते हैं, किसको, नंद को हराने के लिए, घनानंद को, है ना। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अशोक जो है ना, कलिंग विजय के दौरान, कलिंग विजय में कितना नरसंहार करता है ना, कितना नरसंहार करता है वो अशोक। उसके बाद पछतावे के रूप में, क्या करता है वो, बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक, बौद्ध धर्म को अपनाता है ताकि मैं जो भी पाप किया हूँ उससे क्या मिले, मुझे मुक्ति मिले, तो बौद्ध धर्म को अपनाता है। और एक चीज याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने जीवन के अंतिम काल के समय में कौन सा धर्म अपनाते हैं, जैन धर्म अपनाते हैं। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, चंद्रगुप्त मौर्य वो अपने जीवन के अंतिम काल समय में जैन धर्म को अपनाते हैं। और ये जो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान है वो किस धर्म को अपनाते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। इन चीजों को भी याद रखिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो कौन मदद किए थे, चाणक्य जी मदद किए थे। अब देखिए सिद्धोधन किनका नाम था, याद करिए, किनका नाम था, शुद्धोधन। बुद्ध वाला जब हम लोग पढ़े थे चैप्टर तो उसमें उनके पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था। और सिद्धार्थ महावीर जैन स्वामी जी के पिताजी का नाम था। ठीक, और बुद्ध जी के बचपन का नाम भी क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक, इन चीजों को भी याद रखना है। ठीक, और देखिए यहाँ पे चाणक्य तो वही कौटिल्य विष्णुगुप्त जी का नाम हो गया आपका, है ना। इन चीजों को भी याद रखना है। और वही बुद्ध जी का और नाम क्या है करके पूछा जाता है तो प्रछन्न वाला करके नाम दिया था, पर हमारा जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है प्रछन्न करके लेते हैं, है ना आंसर, ऐसे करके भी हम लोग डिस्कस किए थे। पर उनका नाम क्या है, प्रछन्न नहीं, इनमें से कोई नहीं है ना। उनका नाम जो प्रछन्न किनको बोला जाता है, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी को बोला जाता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का निरूपण करता है ना, मतलब बौद्ध से रिलेटेड है। सांची किस कला का, मूर्ति कला का निरूपण करता है? प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, तो किन्होंने अपनाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, और अशोक कौन सा धर्म अपनाते हैं, बौद्ध धर्म। कब, कलिंग विजय के बाद, है ना। कलिंग में बहुत ज्यादा नरसंहार करता है उसके बाद। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो किसने की है मौर्य साम्राज्य की स्थापना? देखिए यहाँ पे सारे सभी लोगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना। जो ये बिंबसार है, ये तो बिंबसार हर्यक वंश का है ना, हर्यक वंश का है। इसी के बेटे का नाम क्या था, अजात शत्रु। और इसके बेटे का नाम क्या था, इसके बेटे का नाम क्या था, उद्यन, है ना, उद्यन। अब इन्हीं के समय में जो मगध राज्य है वो बहुत सशक्त हो जाता है, बिंबसार और अजात शत्रु के समय में, है ना। और ये सबसे स्टार्टिंग में मगध का जो क्या बोलते हैं राजधानी था वो क्या था, गिरिव्रज था। ठीक, फिर राजगृह कौन बनाते हैं, राजगृह कौन बनाते हैं, है ना, अजातशत्रु के समय में राजगृह। और उद्यन एक नया बनाता है, एक नया राजधानी बनाता है, क्या बनाता है, पाटलिपुत्र। ठीक, वो देख लिए। अब देखिए यहाँ पे बिंदुसार कौन है, ये तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। और बिंदुसार का बेटा कौन, अशोक, और उसके 99 भाई लोग और सुशीम, ये सब। ठीक,
इन चीजों को याद रखिए। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य किया, है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन किया? चंद्रगुप्त मौर्य किया। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण था। क्या था? पर्ण था। इसको भी याद रखिएगा। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो यहीं से देख लीजिए, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक, है ना। अजातशत्रु कौन है? ये तो हर्यक वंश का है ना। बिंबसार, बिंबसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु का बेटा कौन है? आपका उद्यन, ठीक। और एक चीज याद रखिएगा, यही अजातशत्रु जो है जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, यही अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति, फिर उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति काल अशोक, जिसको काकवर्मन भी बोलते हैं, काकवर्ण भी बोलते हैं, है ना, उसके काल में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। और तृतीय बौद्ध संगीति किसके काल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। इसको भी याद रखिएगा, ठीक। तृतीय बौद्ध संगीति, है ना। तो ये अशोक कलिंग के समय, मतलब कलिंग जब विजय करता है उसके बाद बौद्ध धर्म को अपनाता है ना। और तृतीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी उसका भी डेट बताइए? 250 ईसा पूर्व में। और सबसे फर्स्ट बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, ठीक। बौद्ध जी को जब महापरिनिर्वाण हुआ था तब, है ना। उसके 100 साल बाद 383 को द्वितीय बौद्ध संगीति हुई, जिसमें क्या है, आपका काल अशोक बने थे संरक्षक। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए बिंदुसार जो है, बिंदुसार जो है ये तो खुद इसके पापा हैं, है ना। तो ये तो ऐसे ही हट गए, है ना। और राहुल कहाँ पे देखे थे हम लोग? राहुल, राहुल नाम याद कीजिए, कहाँ पे देखे थे हम लोग? याद करके चलिए बताइए, राहुल कहाँ पे देखे थे हम लोग? कहाँ पे देखे थे? बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध हैं उनके पुत्र का नाम राहुल था, है ना। गौतम बुद्ध जी हैं, उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और वहीं जैन धर्म में हम लोग देखे थे महावीर स्वामी जी की बेटी अणुज्या, अणुज्या, है ना, अणुज्या करके देखे थे ना। उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शना। और उन्हीं उन्हीं का जो पति होता है, पति होते हैं कौन? जमाली करके, वही क्या बनते हैं? उनके शिष्य बनते हैं, महावीर स्वामी जी के प्रथम शिष्य बनते हैं, है ना। इन बातों को भी याद रखिएगा। अब चलते हैं आगे। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो कौन है? विशाखदत्त, है ना। विशाखदत्त, मतलब कि मुद्रा राक्षस, राक्षस बहुत विशाल होता है, ऐसे करके लिंक करके याद कर लीजिएगा। या विशाल दांत किसके होते हैं? राक्षस के, ठीक। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। उसके बाद विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? ठीक। तो इसमें सभी को जैसे पढ़ोगे ना आप, जैसे प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवी देवताओं राक्षसों के बीच एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिलाओं की प्रेम गाथा, या दो आर्य कबीलाओं, तो ये सब चीज हम तो डिस्कस किए ही नहीं है। ये सब क्या है? इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में लिखा हुआ है। विशाखदत्त की किसमें? मुद्रा राक्षस में, ठीक। विशाखदत्त की किसमें? मुद्रा राक्षस में, राक्षस में, ठीक। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किन्होंने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन कौन? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। क्या क्या? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र। किसने साहस, गुणता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की है? तो किन्होंने की है? अभी तक हम लोग ये सब पढ़े ही नहीं, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी, तो ये तो हटा ही दीजिए, है ना। अशोक के बारे में पढ़े, अशोक ने ही किए थे। और सुनिए आप, है ना, सुनिए कैसे अशोक ही है। वो क्या बोलता था, मतलब कि वो क्या बोलता था कि धर्म से बढ़कर है जनता की सेवा, है ना। धर्म से क्या बढ़ के है? जनता की सेवा। जनता की सेवा ही क्या है? परम धर्म है ना। तो अशोक ही है, क्या क्या है? उसने सहेज, गुणता, उदारता और करुणा त्रिविध आधार पर क्या किया था? राजवंश की स्थापना किया था, ठीक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो कहाँ नहीं मिलते हैं? पाटलिपुत्र में नहीं मिलते हैं, बाकी आपका गिरनार, गंधार और टोपरा में मिलते हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, राइट आंसर क्या हो सकता है उसका? क्या हो सकता है आपका? देखिए अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र कौन लिखे थे सबसे पहली बात? तो विष्णुगुप्त जी लिखे थे, जिनको चाणक्य भी बोला जाता है, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है ना। तो वो क्या थे? चंद्रगुप्त के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, है ना। चंद्रगुप्त के क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक। तो इसमें पूछा अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो किनके समकालीन थे? चंद्रगुप्त के समकालीन थे, ठीक। किनके? चंद्रगुप्त के। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया है? तो नंदवंश, नंदवंश की घनानंद को मृत्यु प्रदान कर, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, ठीक। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो कौन सा था? चलिए बताइए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत बार। क्या था आपका? तक्षशिला था, है ना। तक्षशिला के ही आचार्य जो थे चाणक्य जी, है ना, उन्हीं के द्वारा ही क्या हुआ? उन्होंने ही प्रण लिया था कि नंद वंश की समाप्ति करके रहूंगा, नंद को समाप्त करके रहूंगा करके, है ना, घनानंद को। उसके बाद देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ठीक। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य जी लिखे हैं। ऋग्वेद तो हम लोग खुद देख लिए थे कि देवताओं ने इनकी रचना की है ऐसे करके, है ना। पुराण, इसको भी हम लोग
पढ़ चुके हैं ऋग्वैदिक काल में अपना, है ना, कि पुराण की रचना हुई है करके, ये सब चीज़। अब देखिए इंडिका आता है, इंडिका है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, इंडिका। इसी में ही, इंडिका में ही क्या है, उन्होंने क्या बोला हुआ है इंडिका में, कि यहाँ पे भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थे। और अभी जस्ट आपका एडीओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि मतलब मेगास्थनीज के, मतलब कूट का 2 क्वेश्चन टाइप का बन के आया था ना, मेगास्थनीज की बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं थी करके, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। यहाँ पे 7 जातियों का वर्णन मिलता है, ठीक, 7 जातियों का वर्णन मिलता है, ठीक। इन बातों को भी याद रखिएगा। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का क्या था, दूत था। सेल्यूकस का क्या था, दूत, है ना, सेल्यूकस का क्या था, दूत था। तो जैसे ही हम लोग ने बताया था कि जब झेलम नदी का युद्ध होता है, या वितास्ता का युद्ध होता है, या उसी को ही क्या बोलते हैं, हाइडी स्पीच का युद्ध, तो वहां पे उसके बाद जस्ट कौन सी नदी थी आपका, व्यास नदी। व्यास नदी को पार करके कहाँ पहुंचते, मगध पहुंचते सिकंदर लोग, है ना। तो उसके सैनिक लोग बोलते हैं अब हम लोग एक और नदी को पार नहीं करेंगे। वैसे भी ये जो यहाँ पे पोरस के राजा के साथ युद्ध हुआ है तो बहुत क्षति हो गई, क्योंकि हाथी थे उनके पास, पोरस के राजा के पास, है ना। तो अब हम लोग वैसे भी घर से बाहर है, हम लोग को 12 से 14 साल हो गए हैं, अब हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं। 2 हिस्सों में बट के जाते हैं, आधे लोग सिकंदर के साथ जाते हैं, आधे लोग सेल्यूकस निकेटर के साथ जाते हैं। सेल्यूकस निकेटर कौन होते हैं, थल सेनापति। और जय सेनापति पूछेगा तो कौन रहेगा, निर्याकस। कौन रहेगा, निर्याकस, ठीक। तो लोग जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका क्या होता है, 326 ईसा पूर्व में युद्ध होता है ना। और वही 323 ईसा पूर्व में क्या होता है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक। सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और फिर जब ये सेल्यूकस को पता चलता है तो वो ग्रीक ना जा करके, है ना, मकदूनिया ना जा करके वहीं पर ही अपनी राजवंश स्थापित कर लेता है सेल्यूकस। तो उसी की बेटी के साथ किसका विवाह हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, है ना। उसी की बेटी हेलना के साथ किसका विवाह हो जाता है, मतलब उसी की बेटी हेलना का विवाह किसके साथ हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक। तो वही सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस निकेटर, उसी का जो दूत है वो कौन है, मेगास्थनीज, ठीक। उसी का दूत कौन है, मेगास्थनीज। और जो क्या की रचना की है, इंडिका की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका पेपर में आते ही रहता है, और अभी भी एडीओ के एग्जाम में आया था कि यहाँ पे दास प्रथा प्रचलित नहीं है, केवल 7 जातियों का वर्णन है, ठीक। उसके बाद देखिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है तो कौन है, विशाख दत्त। विशाख दत्त का क्या था, विशाल दांत है किसके, राक्षस के, मुद्रा राक्षस, ठीक। अश्वघोष कौन था, यहीं से देखिए अश्वघोष कौन था, याद आया, अश्वघोष आपका क्या बोलते हैं, वसुमित्र चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है ना, पहली सदी ईसा पूर्व में, है ना, पहली सदी ईसा पूर्व में आपका क्या होता है, चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। तो उसी में ही विश्व वसुमित्र क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, है ना। और आपका उपाध्यक्ष कौन बनते हैं, अश्वघोष। इसको भी याद रखिएगा, ठीक। वह स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो क्या है, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है जिसमें, देखिए ऑप्शंस देखिए, क्या है इसका राइट आंसर, इंडिका, ठीक, इंडिका। और इंडिका किसकी रचना है, मेगास्थनीज की रचना है, ठीक। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन इसमें उपलब्ध होता है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा, तो कौन सी भाषा, प्रकृत, ठीक। कौन सी भाषा, प्रकृत का उपयोग हुआ, ठीक। अशोक के शिलालेख में किसकी प्रयुक्त भाषा प्रयुक्त हुआ, प्राकृत। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, दक्कन की विजय प्राप्त की थी, कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य किए थे, कौन किए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। उसके बाद देखिए, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किए थे, तो कितने, मतलब वो भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किए थे, वही 7 समाज में, ठीक। इन्होंने ही बोला था कि यहाँ पे दास प्रथा प्रचलित नहीं था करके, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ठीक। कौटिल्य को ही चाणक्य जी बोलते हैं, विष्णुगुप्त जी बोलते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य के कौन है, ये प्रधानमंत्री हैं, ठीक। और तक्षशिला के क्या है, आचार्य हैं। तो अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाले थे, राजनीतिक नीतियों पर, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। अब देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो कौन सा साम्राज्य सम्मिलित नहीं था, आपका श्रीलंका सम्मिलित नहीं था, बाकी आपका अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग सम्मिलित था, ठीक। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए क्या बोलते हैं, अशोक जो है ना वो क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे और बेटियों को भी भेजेगा, है ना, श्रीलंका भेजेगा और कहाँ का भेजेगा, उसको चर्चा करेंगे, थ्योरी क्लास में भी चर्चा किए थे, यहाँ भी आएगा तो भी चर्चा करेंगे। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनी, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लेना है ना, ठीक। इनमें से कौन सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो कौन बनाया था, अशोक बनाया था, ठीक। कौन बनाया था, अशोक बनाया था, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। रुकिए रुकिए रुकिए,
रुकिए यहीं पे आते हैं हम लोग। देखिए हम लोग जब हर्यक वंश पढ़े थे, है ना, हर्यक वंश पढ़े थे, तो उसमें हम लोग देखे थे बिंबसार होता है ना। तो मगध की सर्वप्रथम राजधानी गिरिब्रज थी, फिर उसके बाद बिंबसार आते हैं ना, फिर अजातशत्रु किसको बनाते हैं, राजगिरी को बनाते हैं, फिर राजगिरी के बाद क्या आता है, उद्यान। उद्यान एक नया राज्य बनाता है, मतलब उद्यान एक नया क्षेत्र, मतलब कि नया राजधानी बनाता है। क्या चीज बनाता है, पाटलिपुत्र बनाता है, उसी को राजधानी बनाता है, ठीक, पात्र। तो वहाँ यहाँ पे क्या है, आपका उद्यान नहीं दिया हुआ है ना। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य लगाएगा, ठीक। 34 का क्या आ जाएगा आपका, चंद्रगुप्त मौर्य आएगा, ठीक। और अगर यहाँ पे ये नहीं रहता, अगर उद्यान करके ऑप्शन है तो उद्यान भी आएगा, वो हर्यक वंश से रिलेटेड, ठीक, पर यहाँ पे तो दिया ही नहीं है वो, ठीक। कनिष्क से याद आया, कनिष्क कौन था, कनिष्क आपका जब फोर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, तो कनिष्क ही क्या किए थे, बौद्ध धर्म का संरक्षण दिए थे, ठीक। और इसी समय ही वासुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, ठीक, इस बात को भी याद रखिएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था, लकड़ी का बना था। जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल है ना, और पाटलिपुत्र को ही सर्वप्रथम अपनी राजधानी कौन बनाया था, कौन बनाए थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, ठीक। बराबर गया जिलों की गुफाओं को आजीविकों ने कैसे करते थे, पहाड़ जो होते थे ना, उनको ऐसे काट के मतलब बनाया जाता था आजीविकों के रहने के लिए, ठीक। तो वो है। उसके बाद किस अभिलेख से यहाँ साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ठीक। अशोक किसका प्रभाव, चंद्रगुप्त का प्रभाव, ठीक। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ठीक। तो किससे पता चलता है कि पश्चिम भारत तक फैला हुआ था करके, आपका रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ना, रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे पता चलता है। और एक चीज याद रखिएगा यहीं पे ही, जो आपका जो जूनागढ़ का अभिलेख है ना, वो पहला ऐसा अभिलेख है जो किसमें लिखा था, संस्कृत में लिखा हुआ था, ठीक। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ था, पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ठीक। और रुमनदेही अभिलेख देखे थे ना हम लोग, किसका देखे थे, अशोक का रुमनदेही अभिलेख, जिसमें क्या है, वो अपने राज सिंहासन के 20 वर्ष बाद कहाँ जाता है, लुम्बिनी में जाता है ना। तो वहां पे उसी के उससे पता चलता है कि यहाँ पे मतलब कि वो आया था करके अपने अभिलेख में, है ना। तो वहीं से पता चलता है, ठीक। रुमनदेही अभिलेख करके बौद्ध धर्म वाले में जब पढ़े थे, उसमें भी हम लोग एमसीक्यू लगाए थे। तो और उसने क्या बोलते, करों की छूट दी थी, मतलब लुम्बिनी में बौद्ध जी का लुम्बिनी में है जो बौद्ध जी का जन्म हुआ है ना, नेपाल के तराई क्षेत्र के लुम्बिनी नामक ग्राम में, है ना। जो क्या था आपका, कौन सा गणतंत्र था बताइए, चलिए, कहाँ से है उसका नाम। अब देखिए यहाँ पे ये वाला आपका हो गया, ठीक, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। देखिए अब यहाँ पे बोल रहे हैं केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो क्या आ जाएगा आपका, भबरू स्तंभ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भबरू स्तंभ। रुमनदेही स्तंभ का तो हम लोग देख लिए है ना, जिसमें अशोक क्या है, राज तिलक होने के 20 वर्ष बाद वहां जाता है ना, वहां पे पूजा वूजा करता है ना, लुम्बिनी नामक ग्राम में, ठीक। और कर से छूट देता है वहां पे, ठीक। तो उनके अभिलेख में ये सब चीज का वर्णन है, ठीक। इन सब चीज का क्या है, वर्णन है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। और कौन सा गणराज था, कपिल वस्तु गणराज्य, ठीक। कपिल वस्तु गणराज्य के लुम्बिनी नामक ग्राम में, नेपाल के तराई क्षेत्र, कपिल वस्तु गणराज्य, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। ये भबरू स्तंभ, ठीक, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा था, कौन सा स्तंभ था, भबरू स्तंभ था, ठीक। अब अगले में हम लोग सही जोड़ी को मिलाते हैं, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले तो सबको पता होगा कि चाणक्य का क्या है, विष्णुगुप्त, है ना। तो चार चार दो ऑप्शन ऐसे ही आपका एलिमिनेट हो गया, है ना। डी ऑप्शन का 4 विष्णुगुप्त। उसके बाद देखिए अशोक को ही क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी या देवन प्रिय, है ना, देवनाम प्रिय, ठीक, अशोक का। तो सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 किसमें है आपका, सी का 1 ए वाले में, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। देख तो ए का 2 सैंड्रो कोट, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को। और बिंदुसार क्या हो जाएगा, अमित्र घात, बिंदुसार को भी हम लोग देखे थे, अमित्र घात था, ठीक। बिंदुसार अमित्र घात, चंद्रगुप्त सैंड्रो कोट, और अशोक को प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय, और चाणक्य का क्या है, विष्णुगुप्त, ठीक। तो कौन सा आ गया, डी का 4, सी का 1 और ए का 2 और उसके बाद बी का, रुक जाइए, ठीक। क्या क्या बना हम लोगों का, सी का 4 बना, ठीक। और सी का क्या बना हम लोगों का, 1 बना, ठीक। उसके बाद बी बी का क्या बना है, 3, ठीक है, बी का 3 बना, और ए का 2, है ना, ठीक ठीक, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। इसको लगाइएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, तो किनके द्वारा स्थापित किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक। प्रथम भारतीय साम्राज्य किनके द्वारा स्थापित किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया। उसके बाद देखिए उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, ठीक। उत्तरांचल में, ठीक, उत्तरांचल
है ना। आज का क्या है वो, आपका क्या है उत्तरांचल, आज का उत्तराखंड, ठीक। आज का क्या है उत्तराखंड। देखिए तो यहाँ पे जैसे देवप्रयाग दिया हुआ है ना, केदारनाथ है ना, ये सारे कहाँ पे आपके उत्तराखंड में आते हैं ना। चार धाम भी देखने को मिलता है वहाँ पे आपका, उत्तराखंड के चार धाम। जैसे हमारे भारत के चार धाम होते हैं, वैसे उत्तराखंड के भी चार धाम होते हैं आपके, है ना। यमुनोत्री, गंगोत्री और क्या है आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक। वहीं देव, प्रयाग, अलकनंदा ये सब भी मतलब जहाँ पे संगम होता है, ये सब भी देखने को मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, और ऋषिकेश, ऋषिकेश भी है आपका, हरिद्वार भी है, हर की पौड़ी, ये सब चीज़, ठीक। तो वो अलग टॉपिक है, उसको छोड़ देते हैं। कलासी में, ठीक। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ पे, कलासी में, ठीक। इसको भी याद रखिएगा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख है, कहाँ, कलासी में, ठीक। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो किसने बनवाया था सांची का स्तूप, चलिए बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है, बताइए चलिए किसने बनाया था। सांची का जो स्तूप है किसने बनाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कौन था प्रथम अंग्रेज जो शिलालेख को पढ़ा था, आपका जेम्स प्रिंसेप, ठीक। अशोक के शिलालेख को प्रथम पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिंसेप। और एक चीज याद रखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका भी अभी जो लिपि है उसको भी अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, आधे ऐतिहासिक युग बोला जाता है। उसी को भी अगर कोई पढ़ देगा या कोई समझा पाएगा तो उनको उसको भी $1 मिलियन दिया जाएगा, अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा। किनके द्वारा, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐसे करके अनाउंसमेंट भी हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध की विजय बोल रहा है और क्षत्रियों का वर्णन, तो अशोक की कौन सी शिलालेख में मिलता है, आपका शिलालेख इस वाले में मिलता है, ठीक। आपका इस ऑप्शन से, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, उसको लगाइएगा, ठीक। अब उसके बाद देखिए, प्रसिद्ध यूनानी राजपूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, ठीक। मेगास्थनीज ये किसका दूत था, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज किसका था, ये सेल्यूकस का था, ठीक। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक, मेगास्थनीज कौन था, सेल्यूकस का दूत था, जो कि क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक। इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, ठीक। सेल्यूकस के साथ इनकी लड़ाई होती है, फिर जो युद्ध होता है उसमें क्या है, हार जाता है सेल्यूकस, फिर अपनी बेटी हेलेना का क्या करता है, विवाह कर देता है, ठीक। अपनी बेटी का क्या करता है, विवाह कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक। तो कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व में हुआ था, कब हुआ था, 305 ईसा पूर्व में, ठीक। और वहीं जब हम लोग सिकंदर वाला पढ़ रहे थे तो 526 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, उसका जन्म हुआ था, ठीक। और उसके बाद रुक जाइए ना, रुक जाइए, गलत गलत, 300 323 है ना, इसमें उसकी मृत्यु होती है, ठीक। इसमें युद्ध होता है, उसके बाद 356 में क्या होता है, उसका जन्म होता है ना, ठीक। सिकंदर का क्या होता है, 356 में जन्म होता है, इस चीज़ों को भी याद रखिएगा। ये सिकंदर का है ना। और ये सेल्यूकस के साथ लड़ाई चंद्रगुप्त का 305 ईसा पूर्व में हो रहा है, ठीक। फिर अपनी बेटी हेलेना का क्या करेगा, विवाह करेगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, तो एक चीज याद रखिएगा, कौन रहता था, अशोक रहता था, कौन रहता था आपका, अशोक रहता था, ठीक। और देखिए, अशोक ही एक ऐसा शासक है ना, जो कि क्या करता था कि धर्म से बढ़कर जनता को मानता था, जनता का सेवा ही राज्य सेवा है करके, ठीक। अशोक ने धर्म संवर्धन के स्थान पर क्या किया था, समदृष्टि के विचारों का भी क्या किया था, प्रसार किया था, ठीक। धर्म संवर्धन के मतलब धर्म से बढ़कर क्या है, समदृष्टि के विचार का प्रसार करना। राज्य देशों में धर्मनिष्ठा की अपेक्षा के मध्य सामाजिक समरसता के विचारों को भी अधिक स्थान मिला। इसके शासनकाल में क्या हुआ, धर्मनिष्ठा की अपेक्षा मतलब धर्म पे निष्ठा जरूरी है पर उतना नहीं जितनी कि आपकी जनता अगर सुखी ना हो, ठीक। तो उसने राज्य सेवा को सर्वोपरि रखा, ठीक। राज के लोग सुख रहे, ठीक। अब देखिए अगला, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, कलिंग को जीतने के बाद देखिए ऑप्शंस अपने में से ही लगा सकते हैं। विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, नहीं। वो कलिंग के बाद तो और मतलब कि वो क्या हो जाता है, बहुत अपने आप में ग्लानि आती है, इसलिए तो कलिंग के पश्चात वो क्या करता है, मतलब मोक्ष पाने के लिए, सब करने के लिए बौद्ध धर्म को अपनाता है ना। कलिंग युद्ध के बाद बहुत सारा नरसंहार हो जाता है। उसके बाद भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया करके दिया हुआ है, सी ऑप्शन है ना। उसके बाद क्या, अपने राज्य की सीमा, तो ये भी क्या हो जाता है आपका, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब एक चीज इसमें याद रखिएगा, भारी रक्तपात होता है ना जो कलिंग युद्ध में,
तो वो युद्ध नीति को सदा के लिए क्या कर देता है, त्याग देता है। ये बिल्कुल बहुत राइट आंसर है आपका, ठीक, वो लगाइएगा, ठीक। और बौद्ध धर्म को भी अपना लेता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के अधिकांश अभिलेख, ठीक, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में लिखे गए हैं करके बोल रहा है 49 का, ठीक। तो कौन सी भाषा में लिखा गया है आपका, प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, ठीक। ए ऑप्शन 49 का क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन प्राकृत प्राकृत व ब्राह्मी, ठीक। अशोक के अधिकांश अभिलेख किसमें लिखे, प्राकृत व ब्राह्मी, ठीक। अब देखिए किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल निम्नकुल शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल या निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो एक चीज याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जब थ्योरी पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि उसके संबंध में बहुत सारे विद्वान हैं। तो कई विद्वान ये बोलते हैं, ठीक, कई विद्वान ये बोलते हैं कि ब्राह्मण परंपरा में उसे शूद्र, ठीक, ब्राह्मण परंपरा में क्या उसे शूद्र अथवा वृषल बताया गया है ना। जबकि बौद्ध परंपराओं में क्या बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को पिपलीवन गणराज्य के मेरी क्षत्रिय वंश का, ठीक, मेरी क्षत्रिय वंश का। बौद्ध परंपराओं में क्या बताया गया है, बौद्ध परंपराओं में मेरी राजवंश का है ना, मेरी क्षत्रिय वंश का बताया गया है। और ब्राह्मण वाले में क्या बताया गया है, उसको शूद्र या विशाल बताया गया है, ठीक, ब्राह्मण साहित्य, ठीक। 50 का क्या हो जाएगा आपका, 50 है ना। तो इसमें मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी, विशाखदत्त, है ना, जो इन्हीं के बारे में थी पूरा, है ना। उसमें भी बोला गया है कि विशाल निम्नकुल या शूद्र, है ना। तो इसको अधिकतर कौन बोलते थे, ब्राह्मण परंपरा में ना, ब्राह्मण परंपरा में बोलते थे उनको शूद्र, ठीक, ब्राह्मण परंपरा में उनको शूद्र बोलते थे। और आपका जो बौद्ध धर्म उसमें पपलिन करके और क्या बोलते थे उसको, मेरी क्षत्रिय वंश का है ऐसे करके बोलते थे, ठीक। इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक। पिपलीवन, ठीक, पिपलीवन। चलते हैं आगे। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक। तो कौन सा कथन सही है मौर्य वंश के बारे में, तो देखिए सोने के सिक्के बस हम लोग नहीं देखे, बाकी संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तथा साम्राज्य। पहले भारत महाजनपदों में था और पूरा हिंदू कुश, आपका अफगानिस्तान इस साइड का पूरा ऊपर वाला क्षेत्र है ना, तो पूरा हिंदू कुश तक साम्राज्य था। तो ये 1, 3 और 4 आ जाएगा, ठीक, डी ऑप्शन। फिर उसके बाद देखिए अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ठीक। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है, ठीक। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया है ना। और कलिंग क्या है, दक्षिण भारत को आने वाली, बिल्कुल सही कारण है ना। और यहीं पे ही क्या होता है, बहुत ज्यादा नरसंहार होता है ना। ये चीज है, कलिंग को ही बस और जीतूंगा करके ये सारी चीजें होती। तो ए और दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है, ये ऑप्शन आ जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें उनमें शामिल है 53 का आपका क्वेश्चन जो है, उसमें बोल रहा है कि अशोक के जो शिलालेख हैं संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, दूसरा एवं 13, ठीक, दूसरा एवं 13 शिलालेख बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, संगम राज्य के बारे में, ठीक, दूसरा एवं 13 याद रखिएगा, दूसरा एवं 13। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 3 ऐसे करके याद रखना। फिर उसके बाद देखिए अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ये भी देख लेते हम लोग, है ना। अशोक जनता को अपने राज्य के लोगों को सर्वोपरि मानते थे, धर्म निष्ठा से ऊपर रखते थे उनको। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, तो ये भी कारण बिल्कुल सही है। तो ए आ जाएगा, ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करते हैं। आप देखिए निम्न में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो अशोक का उल्लेख किसमें मिलता है आपका, कौन से शिलालेख में मिलेगा, अशोक का नाम का मास्की, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, तो मास्की में, ठीक। उसके बाद देखिए अगला, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, ठीक, प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, ठीक। तो इसमें हम लोग खुद थ्योरी क्लास में भी पढ़े थे हम लोग, ठीक, कि इन पर बढ़िया पॉलिश है ना, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सेफ्ट चुंडाकर है करके, ठीक। ये तीनों हम लोग देख चुके थे। ये स्थापित संरचना के भाग हैं, तो ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का क्या है, सेफ्ट शुडाकार है, ठीक। ए बी सी सही है, डी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत ही पूछा है तो डी ऑप्शन लगाइए। श्रीनगर की स्थापना कौन की थी, इस श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक ने की थी। किसने की थी, अशोक ने किए थे, ठीक। मौर्य वंश की स्थापना किसने किए थे, अशोक ने किए थे, ठीक। श्रीनगर की स्थापना कौन किए थे, अशोक। अब देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए आपका
लाइन से दिया हुआ है, ठीक। इसका जो है आमने सामने ही है आंसर, ठीक। उत्तरापथ क्या हो जाएगा? तक्षशिला। दक्षिणापथ में क्या हो जाएगा? सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, है ना। सी का 3, तो सी का 3 हम लोग अवंती वाला पढ़े थे ना, जब क्या बोलते हैं महाजनपद वाला पढ़ रहे थे। अवंती का क्या था आपका? राजधानी उज्जैन, है ना। प्राची पूर्वी प्रदेश क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, ठीक। तो इस तरीके से बना लीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए का 1, बी का 2, सी का 3, और ठीक। उत्तरापथ में क्या आ जाएगा? तक्षशिला, और उसी के बाद दक्षिणापथ में आ जाएगा सुवर्णगिरी, ठीक। उसके बाद क्या बोलते हैं अवंती का क्या आ जाएगा? उज्जैन या उज्जैनी। फिर प्राची पूर्वी प्रदेश क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य है जो पाटलिपुत्र को क्या करता है? प्रथम राजधानी बनाता है, ठीक। इसमें पढ़े थे। बाकी उद्यान तो खुद पाटलिपुत्र को बसाता है और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाता है। हरिया वंश जब पढ़ेंगे तो उसमें, ठीक है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे एक चीज बताऊंगी। यहाँ पे देखिए किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द, तो अर्थशास्त्र में, ठीक है। कौटिल्य चाणक्य जी हैं, उनके अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। जबकि जब हम लोग ऋग्वेद काल ये सब पढ़ते तो आर्य अपने आप को क्या बोलते थे? श्रेष्ठ बोलते थे। श्रेष्ठ कुलीन का बोलते थे ना आर्य, ऐसा था वहां पे, ठीक। और यहाँ पे शूद्रों के लिए अर्थशास्त्र में उसी का जस्ट अपोजिट कर दें, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निगोर्थ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थे? उपगुप्त से। किससे लिए थे? उपगुप्त से लिए थे, ठीक। नागार्जुन कौन है? सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे और शून्यवाद का सिद्धांत दिए थे ना नागार्जुन। इस चीजों को भी याद रखिएगा, ठीक। इन चीजों को भी क्या रखना है? याद रखना है, ठीक। के बाद बढ़ते हैं आगे। उपगुप्त कौन है? ये बौद्ध धर्म के सबसे प्रिय शिक्षक कौन थे? आनंद, है ना। उनके शिष्य के शिष्य हैं ये, ठीक। उनके शिष्य का नाम याद नहीं आ रहा है। अब देखिए अगला, किसने पाटलिपुत्र को पोली प्रोथा कहा है? किसने कहा है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसने कहा है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की सबसे प्रचलित बुक कौन सी है? और इंडिका, ठीक। इसको भी याद रखिए। अब देखिए मौर्य काल में एग्रानमोई किसे कहा जाता था, ठीक। किसको कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। किसको कहा जाता था? 62 का आपका क्या हो जाएगा? सड़क निर्माण अधिकारी, ठीक। उसको राइट आंसर लगाइएगा यहाँ पे, ठीक है। एग्रनमोई कौन है? सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष कहा जाता था, ठीक। क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। फिर श्रीलंकाई शासक ने अपने आपको मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। तो 64 का क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? 30, ठीक। 30 तीस जो है वो श्रीलंकाई शासक है जो अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने के लिए करता है। 30, ठीक। श्रीलंकाई शासक था। किस जैन धर्म में किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो कौन से जैन धर्म में मिलता है? परिशिष्ट पर्वन, ठीक। परिशिष्ट पर्वन। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल समय में क्या अपनाता है? जैन धर्म। वहीं अशोक जो है कलिंग विजय के बाद क्या अपनाता है? क्या अपनाता है वो? अशोक जो है ये तो जैन धर्म अपनाएंगे, वो बौद्ध धर्म अपनाता है, ठीक। किस महीने से मोयो का राजकोषीय वर्ष, ठीक। किस महीने से मोयो का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो कब से होता है? आषाढ़ जुलाई से होता है, ठीक। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष कब से स्टार्ट होता है? आषाढ़ जुलाई से। इसको भी याद रखिएगा, ठीक। आषाढ़ जुलाई से। अब देखिए यहाँ पे किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो किनका किनका किया गया है आपका? चोल का किया गया है, पांड्य का किया गया है, सतीपुत्र और केरल पुत्र का, ठीक। तो आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक। चोल का किया गया है, पांड्य का किया गया है, सतीपुत्र और केरल पुत्र, ठीक। इसको भी याद रखिएगा, ठीक। अब चलते हैं अगला। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो शिलालेख है। इसकी जितनी सारी शिलालेख है ना 12, 13, 14 जितनी भी शिलालेख है उन वही है। रुमनदेही देख लिया अभी पे, जूनागढ़ का भी लेख देख लिया यहीं पे, है ना। ये सारी चीजें। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो कौन सी लिपि जो है वो प्रवर्तित हुई थी? आपकी ब्राह्मी लिपि, ठीक। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में से कौन से देश में पाया गया? देश, ठीक। कौन से देश में, ठीक। कौन से देश में? तो आपका अफगानिस्तान, ठीक। कहाँ? अफगानिस्तान, ठीक। अशोक का अभिलेख अफगानिस्तान। 70 का क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद चलते हैं अगले में अत्यंत पॉलिश किए गए एकसम अशोक स्तंभ जिस पांडु रचित बालू कशम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है, ठीक। तो देखिए हम लोग अभी जस्ट देखे थे उनके जो अभिलेख थे पॉलिशदार हुआ करते थे, शुंडा
कट होते थे, है ना। ये सारी चीज़ों को देखिए हम लोग अभी जस्ट, ठीक। तो उसी के ही आधार पे इसका क्वेश्चन बना है, और वो कहाँ पे पाए जाते हैं संभवतः, कहाँ की खदानों से निकाला गया है, ठीक। बालू कशम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए हैं। तो कहाँ किए गए हैं? मिर्जापुर के समीप चुनार में। कहाँ पे? मिर्जापुर के समीप चुनार में, ठीक। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है, ठीक। कि भारतीय क्या है? लिखना नहीं जानते थे। तो किसकी है ये? मेगास्थनीज, ठीक। किसकी है? मेगास्थनीज की, ठीक। किसकी है? मेगास्थनीज की, ठीक। इसको भी याद रखिएगा आप लोग, मेगास्थनीज का, ठीक। कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, या किसकी युक्ति है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज क्या लिखे थे? और इंडिका। अब देखिए अगला, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंडियोकस वंश से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो कौन किए थे? बिंदुसार बोले थे, है ना, बिंदुसार। तो ये क्या करते हैं? दार्शन को बस ना भेज के, दार्शनिक को बस ना भेज के, बाकी बाकी चीजों को भेज देते हैं, अंजीर, शराब, ये सब, ठीक। बिंदुसार, क्या आ जाएगा? बिंदुसार, ठीक। उसके बाद देखिए, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक। 13वां बृहद शिलालेख है, ठीक। कि अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई कर दी जाती है करके, क्या आ जाएगा? 13वां बृहद शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करे, ठीक। बिंदुसार की जब मृत्यु होती है तो अशोक क्या रहता है? एक प्रांत का क्या रहता है? गवर्नर रहता है, ठीक। तो कहाँ का रहता है वो? उज्जैन का रहता है, ठीक। कहाँ का रहता है? उज्जैन का रहता है, इसको भी याद रखिएगा। इस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ठीक। आपका 76 का है, उसमें बोल रहा है कि जितनी भी प्रजा है ना, जो भी प्रजा है, सभी मनुष्य जो है मेरे क्या है? बच्चे हैं। तो कौन से अभिलेख में लिखा गया था? 76 का इनका इनका लिखा गया था 6वें शिलालेख में, ठीक। वो भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद जब 79 का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रुक जाइए रुक जाइए, इस शिलालेख में 76, ठीक। ये वाला हम लोग लगाए, कहाँ का था वो? उज्जैन का था, है ना। कौन से प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का करके लगाए। और यहाँ पे देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की? पृथक कलिंग शिलालेख में, ठीक। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, पृथक से लिखा है, ऐसे करके याद रखना। पृथक कलिंग शिलालेख, ठीक। पृथक कलिंग शिलालेख करके उसको याद रखिएगा। अब देखिए अगला 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, ठीक। तो इसमें देखिए, कलिंग का जो पृथक शिलालेख है वो है ना, जब कलिंग का युद्ध होता है, अशोक का कलिंग का युद्ध होता है, कलिंग का युद्ध होता है, तो बहुत सारे नरसंहार को देखे क्या होती है? आत्मग्लानि होती है ना। तो कलिंग का पृथक शिलालेख कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। और यहाँ पे किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो पृथक कलिंग शिलालेख, ठीक। इसको भी याद रखिएगा, दोनों सेम है ना। युद्ध की घोषणा, मतलब घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करना, ये भी, और प्लस सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, दोनों क्या है आपका? पृथक कलिंग शिलालेख, ठीक। पृथक कलिंग शिलालेख, इसको भी याद रखिएगा। इस शिलालेख में अशोक यह घोषणा करता है कि किसी भी समय, या चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, जहां भी रहूं, मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो किसमें बोले थे? 6वें शिलालेख में बोले थे। किसमें बोले थे? 6वें शिलालेख में बोले थे, ठीक। 6वें शिलालेख में बोले थे। अब देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य शासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो क्या क्या आ जाएगा? प्रादेशिक, राजुक और युक्तक, ठीक। क्या आ जाएगा? प्रादेशिक, राजुक और युक्तक, ठीक। क्या आ जाएगा? प्रादेशिक, राजुक और युक्तक, ठीक। अब चलते हैं आगे। विष्टि है, विष्टि है बेगारी, ठीक। 80 का नंबर का क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा? बेगारी, ठीक। और एक चीज याद रखिएगा, जो महामात्र है ना, जो अधिकारी हैं, वो क्या है? किसी भी समय मिल सकते हैं अशोक को। तो इन्हीं को ही हम लोग देखे थे, ये उच्च अधिकारी होते हैं। जब हम लोग सही जोड़ी बना रहे थे महाजनपद काल में, एमसीक्यू में सही जोड़ी बना रहे थे, उसमें देखे थे ना हम लोग कि महामात्र क्या होते थे? उच्च अधिकारी होते थे। और शुल्काध्यक्ष कौन होते थे? जो व्यापारी, और क्या बोलते हैं, व्यापारियों से, है ना, शुल्क लेते थे। और किसानों से कर लेने वाला क्या कहलाता था? आपका बलि साधक कहलाता था। और अष्टकुलक कौन होते थे? परम, मतलब परमा, मतलब क्या करते थे वो लोग? परामर्श देते थे, ठीक है ना। अष्टकुलक क्या होते थे? परामर्श देते थे, ठीक। शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क कौन लेते थे? शुल्काध्यक्ष, ठीक। अब देखिए अगला 81 का, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो सीता से तात्पर्य क्या है? राज की भूमि से प्राप्त आय। राज की भूमि से जो भी आय प्राप्त होता था उसको क्या बोलते थे? सीता। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो अच्छा नमूना कौन सा है मौर्य काल में? आपका स्तंभ है ना।
मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ। इसी से ही हम लोगों को जो भी चीज़ वहाँ पे घटित हुई है उस काल में उन सब चीज़ों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक? स्तंभ में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उससे, ठीक? अब उसके बाद देखिए अगला, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो कहाँ से मिलता है? महास्थान बांग्लादेश, सोहागिरी उत्तर प्रदेश से, ठीक? कहाँ से मिलता है आपका? महास्थान बांग्लादेश से, ठीक? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अपने पुत्र और अपनी बेटी को भेजते हैं ना, संघमित्रा उनकी पुत्री और महेंद्र कौन? उनका पुत्र, ठीक? श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजता है। और ये श्रीलंका का ही जो राजा होता है ना, वो क्या करता है? अशोक का जैसा भी मतलब वो मतलब राज करते हैं, उनको क्या करता है? वो फॉलो करता है, जो श्रीलंकाई राजा होता है। अभी जस्ट एमसीक्यू में ऊपर में देखे थे, ठीक? अब देखिए अगला, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? तो खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब एक चीज याद रखिएगा, हम लोग खुद महाजनपद काल में पढ़ रहे थे, जब वहां पे ईरानी शासक है ना, ईरानी शासक लोग का आक्रमण होता है ना, तो उसी टाइम में ही क्या होता है आपका? खरोष्ठी लिपि का प्रचलन बढ़ता है। ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है ना, इन चीजों को भी देखे थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनसेहरा और शहबाजगढ़ी क्या आ जाएगा? खरोष्ठी, ठीक? वृहद शिलालेखों में किसका प्रयोग किया गया? खरोष्ठी का। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमा अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक? कहाँ से प्राप्त हुए हैं इनके अभिलेख? ये आपका हुआ है कंधार से, ठीक? सारा एक ऊना भी बोलते हैं उसको और कंधार भी बोलते हैं। कहाँ से द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? द्विभाषाई अभिलेख तो कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से प्राप्त हुए? आपका कंधार से, ठीक? द्विभाषी कौन कौन सा? ग्रीक और अरामाइक, ठीक? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कितने अधिकरणों में? 15 अधिकरणों में विभाजित है, ठीक? इसको भी याद रखिएगा। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे, ठीक? सप्तांग में शामिल थे। तो सप्तांग में क्या क्या शामिल थे आपके? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, ठीक? अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में क्या क्या शामिल थे आपके? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। उसके बाद देखिए अगला, अशोक, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक? अशोक का समकालीन तुरामय कहाँ का राजा था? मिस्र का राजा था, ठीक? इसको भी याद रखिएगा, ठीक? श्रीलंका कहाँ पे भेजे थे? अपने बेटे को भेजे थे, महेंद्र और कौन? संघमित्रा। इसको भी याद रखिएगा, श्रीलंका में प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के। और वहीं का जो श्रीलंकाई का राजा है वो क्या करता है? अशोक को ही फॉलो करता है, ठीक? इसको भी हम लोग एमसीक्यू में चर्चा कर चुके हैं, ठीक? उसका नाम क्या था? तिस, है ना? श्रीलंकाई शासक कौन था? तिस, ठीक? को भी याद रखिएगा, ठीक? तो ये मौर्य वंश का आपका क्या हो गया? एमसीक्यू खत्म हो गया। और इसका थ्योरी भी पोर्शन भी देख लिए थे। सब चीज का रिवीजन करते चलिए, थ्योरी पोर्शन देखिए, फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाते चलिए, ठीक? फिर मिलते हैं अगले राज शासक के बारे में पढ़ेंगे। जो भी डाउट रहेगा उसको कमेंट करके आप लोग क्या कीजिएगा? बता दीजिएगा, ठीक?